हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका प्यारा मेंटर अदफर रशीद और आज हमारा होने वाला है सेशन 9 ऑफ जावा स्क्रिप्ट सीरीज। अगर आपको याद होगा, लास्ट सेशन में हमने जावा स्क्रिप्ट के काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखा था, जैसे प्रोटोटाइप्स क्या होती है, फैक्ट्री फंक्शन क्या होती है, हमने न्यू कीवर्ड को समझा था, क्लासेस को समझा था, इनहेरिटेंस, सुपर कीवर्ड, हाइफन हाइफन प्रोटो क्या होता है और ऐसे ही कुछ और कंसेप्ट्स को देखा था। अगर आपने ये सारे कंसेप्ट्स नहीं पढ़े हो और इनमें कंफ्यूजन है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पिछला सेशन लेक्चर 8 इसी सीरीज का आप देखो अच्छे से। आज का ये सेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट के काफी सारे एडवांस कंसेप्ट को देखेंगे, जैसे एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, उसका मतलब क्या है, क्यों हमें चाहिए एसिंक्रोनस कोड। उसके साथ साथ हम वेब एपीआईज को पढ़ेंगे, इवेंट लूप को पढ़ेंगे, कॉल बैक क्यू को समझेंगे, हम समझेंगे कॉल बैक हेल क्या होता है, उसके साथ साथ प्रॉमिसेस, एसिंक अवेट, ट्राई कैच और मेनी मोर कंसेप्ट्स। तो अगर आपको इन जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आपको अभी बताए, इनमें कहीं पे भी कंफ्यूजन है और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आप सबके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इन सारे एडवांस कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको याद होगा, शायद मैंने सेशन 3 में आप लोगों को एक जावा स्क्रिप्ट की रियल डेफिनेशन दी थी कि जावा स्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंगल थ्रेडेड है और इवेंट व्हाट इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था। सर, आपने उस टाइम पे बताया था जावा स्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आज का जो पहला टॉपिक आपने उठाया उसमें एसिंक्रोनस बता रहे हो। सर, क्लियर नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है। सबसे पहले समझते हैं सिंक्रोनस का मतलब क्या है। देखो, सिंक्रोनस का मतलब सिंपल ये है, लेट्स सपोज मेरे पास 1000 लाइंस ऑफ कोड है या जितनी भी लाइंस ऑफ कोड है, एग्जीक्यूशन इस तरीके से होगी। अगर यहां पे कोई कोड है जो है ब्लॉकिंग इन नेचर, ब्लॉकिंग इन नेचर का मतलब क्या है कि जब इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे, हो सकता है ये 2 मिनट ऑफ टाइम ले रहा है, हो सकता है मैं फाइल को ट्रांसफर कर रहा हूं, फाइल को अपलोड कर रहा हूं या एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं किसी सर्वर पे, कुछ भी हो सकता है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये इसको बराबर 2 मिनट देगा और इसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। मतलब थर्ड लाइन ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन तभी होगी जब पहली 2 अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई होगी। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, है ना, कि ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक न इस टाइम की इंस्ट्रक्शन को ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इसने इसको एग्जीक्यूट किया, हो सकता है इसने 1 सेकंड लिया, उसके बाद यहां पे जब इसने ये वाली एक्शन को स्टार्ट किया, ये टाइम ले रहा है ना, ये 2 मिनट लेगा, 3 मिनट लेगा, और हो सकता है इन द मीन टाइम शायद मैं कुछ और एग्जीक्यूट कर पाता, राइट। बट जब सिंक्रोनस की बात करते हैं ना, सिंक्रोनस का मतलब ये नहीं है कि कुछ और एग्जीक्यूट कर पाते, आई डोंट केयर अबाउट दैट। सिंक्रोनस का मतलब है कि ये 2 मिनट ले रहा, तो इसको 2 मिनट पहले दो, लेट इट कंप्लीट इटसेल्फ, लेट इट एग्जीक्यूट इटसेल्फ, उसके बाद आप आगे बढ़ो। ये है सिंक्रोनस। लेकिन यहां पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो ये है कि व्हाई डू यू थिंक वी नीड्स एसिंक्रोनस कोड। मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाई। देखो, जावास्क्रिप्ट हमेशा आप याद रखना सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट्स नॉट एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस कहां से आया वो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है लड़कों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कि बताओ जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है। और लड़के क्या बताते, नहीं सर सिंक्रोनस भी है, एसिंक्रोनस भी है। नहीं, जावास्क्रिप्ट खुद से on its own, when we talk about JavaScript from the perspective of programming language, remember it is always 100% synchronous. अब asynchronous क्या है उसकी मैं आपको बात करता हूं। It's not about JavaScript, but it's about the place जहां पे हम JavaScript को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कहां पे हम JavaScript को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट्स के लिए। और वेबसाइट्स को हम कहां पे एग्जीक्यूट करते हैं? हम वेबसाइट्स को एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउजर में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको समझनी है। जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज कहां पे हम करते हैं? ब्राउजर में। जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बना सके, इंटरैक्टिव बना सके, उसमें फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सके, ताकि जब मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, उस पे कुछ एक्शंस को परफॉर्म करूंगा, ये वहां से रेस्पॉन्ड करके कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, डायनेमिकलिटी को लाएगा। तो यहां पे इट्स नॉट अबाउट जावास्क्रिप्ट, बट वायर वी एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, एंड दैट इज इन वेबसाइट्स। और वेबसाइट कहां पे चलती है? ब्राउजर में। लेट्स सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई
जिसपे कोई भी इवेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, चाहे इमेज हो, टेक्स्ट हो, बटन हो, पता नहीं क्या क्या। अब हो सकता है मैंने यहां पे इस बटन पे रखा है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ये एक फॉर्म ओपन करेगा जिस पे मैं अपनी पीडीएफ को अपलोड करूंगा या अपने वीडियो को किसी को अपलोड करूंगा इस वेबसाइट पे, ताकि मैं डेटाबेस में स्टोर करूं। अब जब मैं एक फाइल अपलोड करने की बात करता हूं, ऑफ कोर्स इट माइट टेक सम टाइम, हो सकता है ये 5 मिनट का टाइम ले, हो सकता है ये 2 सेकंड का टाइम ले, हो सकता है ये 10 मिनट का टाइम ले, जो भी टाइम ले, लेकिन टाइम लेगा, राइट? क्योंकि फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो नेटवर्क पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। ये हमारे हाथ में नहीं कि इंस्टेंटली अपलोड करो, नहीं, ये कुछ टाइम लेगा। ये जो एक्शन यहां पे हम कर रहे हैं, जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह का टास्क यहां पे टाइम लेगा। अब जब मैं यहां पे इसको अपलोड कर रहा हूं, ये कितना टाइम ले रहा है? 5 मिनट। तो अगर ये सिंक्रोनस वे में एग्जीक्यूट होता सारी चीजें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब तक नहीं ये फाइल अपलोड होगी तब तक आप इस वेबसाइट पे कुछ और नहीं कर सकते हो। बट वो तो प्रॉब्लम है, वो तो सिंक्रोनस कोड का एक ड्रॉबैक है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जिसको यूज करके अगर कोई एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, इवन इफ इट इज टाइम कंज्यूमिंग, लेट इट टेक टाइम, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट इन द मीन टाइम लेट मी एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द कोड एज वेल, जिसको टाइम नहीं लगेगा, जो सिंक्रोनस होगा नेचर में। बट ये जो एक्शन मेरे पास है ये है एसिंक्रोनस नेचर में। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसी चीज की, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन सी एक्शन एसिंक्रोनस होती है और कौन सी एक्शन में हमें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है जिसमें मेरे पास सिंपली एक इनपुट फील्ड है ईमेल का, जिसमें मेरे पास इनपुट फील्ड है पासवर्ड का, और उसके बाद एक बटन है जहां पे मैं लॉग इन करता हूं। अब जैसे ही मैंने लॉग इन इस वेबसाइट पे किया, ये क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजेगा, HTTP रिक्वेस्ट बैकएंड को, सर्वर को, और उसको बताएगा उसी रिक्वेस्ट में ये रहा मेरा ईमेल, ये रहा मेरा पासवर्ड, अगर क्रेडेंशियल्स करेक्ट हैं तो इसको ऑथेंटिकेट करो, अगर नहीं तो इसको एक एरर दे दो। यही हम चाहते हैं। लेकिन जो ये HTTP रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, वहां पे इनसाइड में ये डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करेगा और उधर ईमेल देगा, बताएगा, पूछेगा कि क्या इस ईमेल का कोई यूजर है, अगर है तो पासवर्ड कंपेयर करो, सो एंड सो फोर्थ। ये जितना भी यहां पे एक्शन है ना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्शन है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता ये कितना टाइम लेगा कंपेयर करने में और मुझे बताने में कि ये एक यूजर एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में कि नहीं। ये कितना टाइम लेगा मुझे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देने में। तो ये क्या है? ये वाला एक्शन है ब्लॉकिंग इन नेचर, राइट? तो वैसे ब्लॉकिंग इन नेचर इट मींस कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ऑन द सेम टाइम जावास्क्रिप्ट हमें क्या अलाउ करता है? जावास्क्रिप्ट की कुछ फंक्शनैलिटीज है, हालांकि जावास्क्रिप्ट की नहीं है, वो ब्राउजर की है, वेब एपीआई की है, उसके बारे में बात करता हूं। बट यहां पे इस एक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। और क्यों ना मैं यहां पे इस तरीके से अपना कोड लिखूं कि जब ये रिक्वेस्ट करेगा, डू इट इन द बैकग्राउंड, आई डोंट केयर, अगर ये 5 सेकंड भी लेगा लेने दो, एंड इन द मीन टाइम आई विल बी एबल टू परफॉर्म सम अदर टास्क्स ऑन द वेबसाइट एज वेल। तो रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स है, एसिंक्रोनस कोड की रिक्वायरमेंट मुझे है, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस पे जब आप जाते हो, जब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, हमारे तक जितनी भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो जब हम टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, अगर वो सिंक्रोनस होता, जब तक वो एक्शन कंप्लीट होगी, वहां से मुझे प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा, तब तक मैं उस वेबसाइट पे कुछ और नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप किसी भी वेबसाइट पे अभी जाओगे, आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जहां पे अगर आप एक एक्शन परफॉर्म करते हो, इवन इफ इट टेक्स टाइम, यू आर एबल टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अब यहां पे समझना है सर, हां समझ आ गया कि एसिंक्रोनस कोड हमें वेब डेवलपमेंट में क्यों चाहिए। लेकिन आपने बात किया एसिंक्रोनस को जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच किया, बट वो जावास्क्रिप्ट है ही नहीं। आपने तो बोला जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है। मैं आपको बता दूं, देखो हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिमेंबर, ये क्या है? ये सिंक्रोनस है, 100% हमेशा ये सिंक्रोनस रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? मेरे पास ब्राउजर। अब ब्राउजर में मैं एक्शंस को परफॉर्म करूंगा। ब्राउजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपीआई जिसको हम डॉम कहते हैं, तो मुझे ब्राउजर के डॉम मेथड्स चाहिए ना, जिनको यूज करके मैं यहां पे अपनी वेबसाइट को कुछ इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मेरे पास ब्राउजर में है क्या कहते हैं इसको, लोकल स्टोरेज। हो सकता है मुझे ब्राउजर की कुछ स्टोरेज का कुछ काम हो, पर ये सारे के सारे फीचर्स, डॉम हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, फेचिंग हो गया कि एपीआई को फेच करना, या इसके साथ साथ मेरे पास हिस्ट्री के कुछ होते हैं एपीआई, और काफी सारे होते हैं, सेशन स्टोरेज होते हैं, टाइमर्स होते हैं मेरे पास।
ये जितने भी पावर्स है ना, इनको सुपर पावर्स के जितने भी फीचर्स है ना, ये ब्राउजर के फीचर्स हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इन्हीं फीचर्स को मुझे यूज करना है ताकि मैं वेबसाइट पे इन फंक्शनैलिटीज को इंप्लीमेंट करूं? तो होता क्या है, ब्राउजर के ये जितने भी एपीआईज हैं इनको हम वेब एपीआईज कहते हैं। आप इंटरनेट पे जाओ, वहां पे सर्च करोगे कितनी 10 से 20 से ज्यादा वेब एपीआई जो ब्राउजर की अपनी फंक्शनैलिटीज हैं वो आपको मिलती हैं। हिस्ट्री हो गई, लोकेशन हो गई, तो काफी सारी ब्राउजर के रिलेटेड चीजें जो ब्राउजर के अपने पास फीचर्स होते हैं। लेकिन मैं ब्राउजर में डॉम को तो यूज कर सकता हूं, लेकिन इसी डॉम को मुझे अपने index.js में इंप्लीमेंट करना है ना, ताकि मैं इसी डॉम के मेथड्स को यूज करके अपनी HTML एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट करूंगा, ताकि उसमें स्टाइल और कंटेंट से चेंज लाऊंगा। तो ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ब्राउजर का एक सुपर पावर है, ब्राउजर की एक एपीआई है। और अब यही एपीआई और इससे जितनी भी एपीआई, ये मुझे कहां पे चाहिए? अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। लेकिन क्या ब्राउजर इसको डायरेक्टली देता है? द आंसर इज नो। बीच में एक मीडिएटर होता है जिसको हम कहते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर कम्युनिकेट करते हैं विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसी विंडो ऑब्जेक्ट को यूज करके वेब एपीआईज आप जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हो। तो इसका मतलब यह है, जब हम वेब एपीआईज वाले कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं विंडो के थ्रू जावास्क्रिप्ट में, उस टाइम पे जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम एसिंक्रोनस कोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉम की मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपने एक एक्शन परफॉर्म की, हो सकता है आपके पास एक वेबसाइट है, उस पे एक बटन है जिसपे लिखा है क्लिक, और यहां पे कुछ टेक्स्ट है जिसपे लिखा है अदफर। अब इस पे आपने डॉम मेथड इंप्लीमेंट किया है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे इसका बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। अब ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपको कितना श्योरिटी है कि ये जो रेड बैकग्राउंड है ये इमीडिएटली चेंज होगा? नहीं है श्योरिटी। हो सकता है ये कुछ टाइम ले, हो सकता है जल्दी हो। सो इसका मतलब ये है कि जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, आप डॉम एपीआई को यूज कर रहे हो विंडो के थ्रू, और उसी की वजह से जावास्क्रिप्ट में उसको इंप्लीमेंट करके ये चेंज ला रहे हो। तो जब भी हम वेब एपीआई को इंक्लूड करते हैं ना विंडो के थ्रू जावास्क्रिप्ट में, वो जो कॉम्बिनेशन बनती है उसी को हम कहते हैं क्या? उसी को हम एसिंक्रोनस कोड कहते हैं। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। अब वेब एपीआई में हमने ऑलरेडी एक एपीआई पढ़ी है जिसको हम कहते हैं डॉम। डॉम जावास्क्रिप्ट नहीं है, डॉम ब्राउजर का एक पार्ट है, इसीलिए विंडो डॉट डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट डॉट। आप खुद जाओ जावास्क्रिप्ट फाइल में विदाउट एचटीएमएल console.log डॉक्यूमेंट करो, आप देखो क्या आउटपुट आता है। उसके बाद एचटीएमएल में डॉक्यूमेंट को आउटपुट कंसोल करो, उसके बाद देखो आउटपुट क्या आता है। तो ये जितने भी डॉम हो गया, फेचिंग हो गया, उसके बाद मेरे पास टाइमर्स होते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और लोकल हिस्ट्री, काफी सारी चीजें ब्राउजर के रिलेटेड, ये सारे के सारे सुपर पावर्स हैं मेरे पास ब्राउजर के। लेकिन यही सुपर पावर्स मुझे अपनी वेबसाइट में चाहिए, और वेबसाइट में मैं जावास्क्रिप्ट लिखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं ब्राउजर को बोलता हूं भाई साहब प्लीज ये मुझे अपनी वेब एपीआई दो, और ब्राउजर मुझे ये वेब एपीआई देता है विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू, और फिर उन्हीं को मैं यूज करता हूं जावास्क्रिप्ट में। तो ये जो कॉम्बिनेशन मेरे पास होती है जावास्क्रिप्ट की प्लस वेब एपीआई, और याद रखना ये जो वेब एपीआई होती हैं ये लोन मिलती हैं जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट ये बोरो करता है थ्रू ए ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। और ये जो कॉम्बिनेशन होती है ना, इसी को हम कहते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। इसी चीज को ना थोड़ा सा समझते हैं यहां पे अपने ब्राउजर में। और आज का ये सेशन ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको काफी सारी चीजें पढ़ाऊंगा इसके रिलेटेड। सो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रॉपर अटेंशन से यहां पे देखोगे। मैंने यहां पे ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट की है, आई मीन फोल्डर विद द नेम ऑफ सेशन 9, और यहां पे मैं क्या काम करूंगा, सिंपली एक फाइल को क्रिएट करूंगा index.js के नाम से। मैं यहां पे सिंपली लिखता हूं console.log, और console.log में आई विल सिंपली गो राइट 1। ओके, पहले टाइमर्स को समझते हैं, उससे आपको सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। देखो, जब हम टाइमर्स की बात करते हैं ना, दो तरह के टाइमर्स होते हैं। एक है मेरे पास एक ऐसा टाइमर जो किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरा टाइमर होता है जो मेरी फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर सम डिले, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, बट इन ए कंटिन्यूअस मैनर, इन रिपीटिशन, आफ्टर एन इंटरवल। तो टाइमर्स हम क्यों यूज करते हैं? हो सकता है किसी टाइम पे मेरे पास रिक्वायरमेंट हो कि मैं कोई एक्शन को परफॉर्म करना चाहता हूं किसी डिले के बाद, उसके लिए हमारे पास टाइमर्स होते हैं। सिंपल टाइमर क्या है मेरे पास? सबसे पहले है सेट टाइम आउट, कुछ इस तरीके से। तो सेट टाइम आउट है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है।
सबसे पहला होता है फंक्शन जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एनोनिमस फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद मेरे पास डिले। तो डिले है मेरे पास दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका, जो क्या है टाइम, और वो होता है मिली सेकेंड्स में। तो कितने सेकंड के बाद, 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकंड के बाद आप इस वाली फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। और यहां पे अगर मैं लिखूंगा console.log adfer, और आप देखोगे जैसे ही मैं इस वाली चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, so if I execute this thing, you can clearly see after 3 seconds adfer आउटपुट में आ गया। तो ये जो डिले मैं यहां पे दे रहा हूं ना, ये सेट टाइम आउट की वजह से है। तो सेट टाइम आउट का सिंपल एक एजेंडा है, एक सिंपल सिंटेक्स है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक होगी फंक्शन, और ये कॉल बैक फंक्शन है किसकी, सेट टाइम आउट की। कॉल बैक फंक्शन क्या होती है, एक ऐसी फंक्शन जो हम किसी और फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो आप पहला आर्ग्यूमेंट यहां पे फंक्शन दे रहे हो, विच मेक्स इट अ कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा है मेरे पास डिले इन मिली सेकेंड्स। और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, 3 सेकंड के बाद इसने एडफर को आउटपुट में प्रिंट किया। इसी तरीके से मेरे पास एक और टाइमर की फंक्शन है जो कि एक वेब एपीआई से हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं सेट इंटरवल, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखोगे सेट इंटरवल 3 सेकंड के बाद अदफर तो आ गया, एक और उसी के साथ एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अब कंटिन्यूअसली 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद अदफर आएगा। ये है सेट इंटरवल, कि इंटरवल के बाद इसी फंक्शन को कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करते जाओ। ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब यहां पे आपका एक सिंपल सवाल होगा, वो ये है कि सर ये जब एग्जीक्यूट होगा ये 3 सेकंड के बाद, उसके बाद ये भी तो 3 सेकंड के बाद, उसके 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए ना। ये मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि ये वाली चीज क्या हो रही है। देखो आप देखोगे 3 सेकंड के बाद 2 अदफर्स आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने खाली इसको एग्जीक्यूट किया, लेट मी रिमूव द हाइलाइटर। यहां पे देखो क्या हुआ, जब मैं किसी कोड को हाईलाइट करता हूं ना इस तरीके से और एग्जीक्यूट करता हूं, इसका मतलब मैं खाली वो वाला कोड एग्जीक्यूट करूं। तो इसने खाली सेट इंटरवल को एग्जीक्यूट किया था। मैं इस हाईलाइटर को रिमूव करता हूं और अपने इसी लूप को स्टॉप करता हूं, एंड लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। आप देखोगे 3 सेकंड के बाद 2 अदफर्स आएंगे, एक नहीं आया, उसके 3 सेकंड बाद दूसरा अदफर नहीं आया। तो इसने इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट किया, ऐसा लग रहा है ना। बट मैं आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं कि क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। लेकिन उससे पहले ना मुझे कुछ और आपको पढ़ाना, उसके बाद में इस वाले कंसेप्ट पे ना वापस आता हूं। यहां पे समझना सिंक्रोनस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है। मैं यहां पे जाऊंगा, कंसोल करूंगा 1 को, कंसोल करूंगा यहां पे 2 को, और उसके बाद console.log करूंगा 3 को, कुछ इस तरीके से। अगर ये सिंक्रोनस होता, अगर मेरे पास जावास्क्रिप्ट इस टाइम पे एग्जीक्यूट होता सिंक्रोनसली, सिंक्रोनसली मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज जो एग्जीक्यूट होगी यहां पे, वो है सिंपली ये वाली लाइन। तो 1 होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब 3 सेकंड ये वेट करेगा और यहां पे 2 आएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा इमीडिएटली तो 3 आएगा। ये है सिंक्रोनस आउटपुट। बट दैट्स नॉट हाउ इट विल वर्क। यहां पे मेरे पास ये वाला जो कोड है यहां से लेकर यहां तक, ये है एक वेब एपीआई, ये है एसिंक्रोनस कोड। तो यहां पे क्या काम करेगा, अगर आप देखोगे 1 और 3 ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद यहां पे मेरे पास एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि हाउ एसिंक्रोनस कोड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। हमने लेक्चर 3 में देखा था कि जब हम अपने फंक्शन बेस्ड कोड को लिखते हैं, सिंक्रोनस कोड को लिखते हैं, तो किस तरीके से कॉल स्टैक जो हमारे पास एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो हमें यहां पे भी वही चीज समझनी है कि किस तरीके से ये कोड यहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसी चीज को समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट इज हाउ डज माय जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस कोड। उसके बाद हम सारी बाकी चीजें और डिस्कस करेंगे। सो लेट मी सिंपली डू वन थिंग, लेट मी सिंपली कट दिस पर्टिकुलर थिंग आउट, ठीक है ना। सो लेट मी एड दिस टू करंट पेज, वेयर इज इट, इट्स हियर, परफेक्ट। अब जब हम एसिंक्रोनस कोड की बात करते हैं ना, हमें कुछ और कंसेप्ट्स को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। 2 कंसेप्ट्स होते हैं एसिंक्रोनस कोड के टाइम पे, हालांकि ये हमेशा होते हैं, लेकिन यहां पे वो अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको इधर ही इंट्रोड्यूस करूंगा। एक है इवेंट लूप, दूसरा है मेरे पास कॉल स्टैक, सॉरी दूसरा मेरे पास कॉल बैक क्यू। सबसे पहली चीज, वी नो दैट हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, इट्स एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी नो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ही मेरे पास जावास्क्रिप्ट इंजन, इन दिस केस नोड.js इंजन, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा,
ये देखेगा हाले ये तो सिंपली एक सिंक्रोनस कोड है और इसको सिंपली एग्जीक्यूट करेगा। इस वाले लाइन ऑफ कोड को सिंपली कॉल स्टैक में भेजेगा। सिंस ये सिंक्रोनस है, कॉल स्टैक में मेरे पास console.log1 चला गया और इसने इमीडिएटली इसको एग्जीक्यूट किया। तो कंसोल में मेरे पास क्या है, कंसोल में मेरे पास आ गया 1। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज फिर ये इस कोड को उठाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इस कोड को नहीं उठाएगा, ये एसिंक्रोनस है तो डायरेक्टली इसको इग्नोर मारेगा, नहीं नहीं नहीं, ये एसिंक्रोनस पता करने के लिए इसको पहले कॉल स्टैक में भेजेगा। तो यहां पे होगा क्या, ये इस कोड को उठाएगा और इस कोड को console.log1 तो निकल गया और इस कोड को मेरे पास कॉल स्टैक में डालेगा। तो सेट टाइम आउट सारा का सारा जो कोड है वो यहां पे आएगा डिले के साथ। जैसे ही कॉल स्टैक में आया, कॉल स्टैक का काम क्या है, मेरे कोड को एग्जीक्यूट करना। लेकिन जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा इसको समझ आ जाएगा ये तो एक वेब एपीआई है। क्या है, वेब एपीआई। और जैसे ही वेब एपीआई है ना, ये इसी कोड को ट्रांसफर करेगा अपनी इंजन के एक पार्ट में जिसको हम कहते हैं वेब एपीआई सेक्शन, वेब एपीआई सेक्शन। इसका मतलब ये कि इसने इमीडिएटली इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, बल्कि अगर ये एक वेब एपीआई है वहां से डायरेक्टली वेब एपीआई वाले सेक्शन में इसको ट्रांसफर किया और वहां पे रखा और इमीडिएटली बिफोर इट आस्क्स फॉर थर्ड लाइन ऑफ कोड ये 3 सेकंड का टाइमर इमीडिएटली स्टार्ट करेगा। तो टाइमर यहां पे वेब एपीआई पे चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो टाइमर है ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा तब स्टार्ट होगा, नहीं 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 नहीं। जैसे ये कोड कॉल स्टैक में चलेगा, कॉल स्टैक से वेब एपीआई में जाएगा, उसी के साथ इसका टाइमर रन होगा। तो 3 सेकंड वाला टाइमर चल रहा है, चल रहा है। जो रेत है वो इस वक्त गिर रही है इस वाले एसिंक्रोनस कोड की, इस वाले वेब एपीआई की। उसके बाद सिंस ये यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, कॉल स्टैक फिर से एम्प्टी है, तो कॉल स्टैक में ये वाला कोड है। जैसे ये वाला कोड console.log3 यहां पे आएगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये जैसे यहां पे आएगा उस टाइम भी मेरा जो टाइमर है वो चल रहा है। ऐसा नहीं है, हमेशा काफी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि एसिंक्रोनस कोड लास्ट में एग्जीक्यूट होता है लास्ट में, लेकिन टाइमर इमीडिएटली स्टार्ट होता है उसका। हमेशा ये याद रखना, ठीक है ना। अब यहां पे इसने इसको प्रिंट किया, मीनवाइल क्या है, टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है। और एक और चीज है, अब जब ये 1-3 हो गया, यहां पे टाइमर चल, हो सकता है जब ये 3 प्रिंट हो रहा है इसने 1 सेकंड कंप्लीट किया होगा टाइमर का, हो सकता है इसने हाफ ऑफ सेकंड कंप्लीट किया होगा, हो सकता है इसने 2 सेकंड कंप्लीट किया, जो भी टाइमर उस टाइम पे कंप्लीट हुआ है उतना होगा। और उसके बाद क्या होगा, टाइमर चल रहा है जब तक ये 3 सेकंड का कंप्लीट होगा। जैसे ये 3 सेकंड का हुआ ना, तो ये टाइमर का जो काम है वो खत्म हो गया। इसके रिलेटेड क्या करना है, इस फंक्शन को अब एग्जीक्यूट करना है। तो यहां से ये वापस कॉल स्टैक को नहीं देगा। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा कॉल स्टैक ही एग्जीक्यूट करेगा। याद रखना, जो भी जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होता है वो कॉल स्टैक ही करेगा, हमेशा ये याद रखना। अगर आप कोड कॉल स्टैक तक नहीं पहुंचा रहे हो, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कॉल स्टैक ही रिस्पॉन्सिबल है हमेशा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब इसका टाइमर खत्म हुआ तो इसी वेब एपीआई के साथ एक कॉल बैक एसोसिएटेड है। कौन सा, ये वाला फंक्शन, यहां से लेकर यहां तक एक कॉल बैक है। तो यहां से वेब एपीआई वाले कंपोनेंट से उस कॉल बैक को ट्रांसफर करेगा एक क्यू में, जो डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? दैट्स व्हाट क्यू मींस, लास्ट इन लास्ट आउट। तो क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एटीएम मशीन पे आप जाते हो, एटीएम मशीन पे आप जाते हो ना, तो जो सबसे पहला बंदा उस एटीएम में घुसता है वही सबसे पहले निकलता है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है। इस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्यू कहते हैं। तो यहां से कॉल बैक निकलेगा और ये कॉल बैक क्यू, जो कि एक और कंपोनेंट है नोड.जेएस स्ट्रक्चर का, उसको हम कहते हैं कॉल बैक क्यू। और इसी में इस कॉल बैक को यहां पे एसोसिएट करेगा। टाइमर खत्म हो गया, जब टाइमर खत्म हुआ ना, उसके बाद इसने कॉल बैक को, जो इसी वेब एपीआई के साथ अटैच है, आप देखोगे हमेशा हर किसी वेब एपीआई के साथ एक कॉल बैक एसोसिएटेड होता है, एक फंक्शन एसोसिएटेड होती है, आप देखोगे हमेशा 100% टाइम। अब जब वेब एपीआई से वो टाइमर खत्म हुआ, इसने वो कॉल बैक क्यू को दिया, अब यहां पे कॉल बैक आ गई। जब यहां पे एक कॉल बैक आ गई, अब यहां से कॉल स्टैक में देना है ना, क्योंकि कॉल स्टैक तो अभी एम्प्टी है, console.log3 एग्जीक्यूट हो गया, कॉल स्टैक एम्प्टी है। और जब कॉल स्टैक एम्प्टी है, जावास्क्रिप्ट को फील हो रहा है कि मुझे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है,
तो कॉल बैक क्यू से डायरेक्टली कॉल स्टैक में नहीं जाएगा, बल्कि बीच में एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं इवेंट लूप। इवेंट लूप के कुछ और काम है जो हम बाद में देखेंगे जब हम नोड.जेएस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है इवेंट लूप एक ऐसा कंपोनेंट है नोड.जेएस इंजन का जो सिंपली चेक करता है कॉल स्टैक को, जो मॉनिटर करता है कॉल स्टैक को कि कॉल स्टैक कब एम्प्टी होगा। तो इवेंट लूप को पता है अभी कॉल स्टैक एम्प्टी है, उसी के साथ साथ इवेंट लूप करेगा काम, कॉल बैक क्यू को भी मॉनिटर करेगा। तो कॉल बैक क्यू को जब वो मॉनिटर कर रहा है, अभी तक इससे पहले तो कोई कॉल बैक नहीं था, जब टाइमर खत्म हो कॉल बैक आ गया, कॉल स्टैक भी एम्प्टी है, तो इवेंट लूप विल बी रिस्पांसिबल फॉर सेंडिंग दिस कॉल बैक थ्रू इवेंट लूप टू कॉल स्टैक। तो जब वो यहां पे आ गया, उससे हुआ क्या, उससे सिंपली कॉल बैक, अब ये जो फंक्शन है अब ये सेट टाइम आउट के साथ नहीं आएगी, बल्कि खाली वो फंक्शन यहां पे आएगा जो कंसोल कर रहा है 2 को, और उसके साथ उसी फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब कंसोल डॉट लॉग 2 यहां पे चला गया, और उसके साथ क्या होगा, अब यहां पे ये एग्जीक्यूट होगा। तो मेरे पास एक सिंपल कंसेप्ट आपको समझना है, एंड दैट इज कि रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी हैव कोड, जावास्क्रिप्ट कोड, इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक है नॉर्मल सिंक्रोनस कोड, दूसरा है वेब एपीआईज। पहली चीज, जितना भी नॉर्मल सिंक्रोनस कोड है ना, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एसिंक्रोनस होगा, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जिस ऑर्डर में है ना, उसी ऑर्डर में वो एसिंक्रोनस कोड वेब एपीआईज वाले कंपोनेंट में कॉल इंजन में चला जाएगा, और उसका टाइमर भी इमीडिएटली स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि टाइमर उस वेब एपीआई के साथ जो अटैच्ड है वो एट द एंड स्टार्ट होगा, नहीं, बट उसी टाइम पे वो स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब वो टाइमर खत्म हुआ, वो कॉल बैक में एक एक करके वो कॉल बैक्स को डालेगा, और इवेंट लूप विल बी रिस्पांसिबल, वो तब जाके एक कॉल बैक को कॉल स्टैक में भेजेगा जब कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है तो कॉल बैक से कोई भी कॉल बैक कॉल स्टैक में नहीं जा सकता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इवेंट लूप को यहां पे दिखा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है, सारा सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, अब कॉल स्टैक के पास कोई और काम नहीं है, तब ये एक्शन में आएगा, कॉल बैक को उठाएगा और यहां पे ले जाएगा। इसी को ना अच्छे से समझाता हूं मैं, मुझे लगता थोड़ा सा अच्छे से मैंने इसे नहीं समझा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल में किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं यहां पे चलता हूं, मैं यहां पे इसी सेट टाइम आउट को फिर से लेता हूं, और इस टाइम पे मैं इसके अंदर एक और फंक्शन लिखता हूं इन द सिमिलर वे, जहां पे ये कंसोल करेगा मेरे पास 3 को, लेकिन इस टाइम पे मैं टाइमर को दे रहा हूं खाली 1 सेकंड। और यहां पे होगा क्या, ऑफ कोर्स पहले 1 आएगा क्योंकि सिंक्रोनस कोड है, उसके बाद 3 आएगा, ये सिंक्रोनस कोड है, फिर इन दोनों में जिस तरीके से कॉल बैक क्यू में कॉल बैक पहले जाएगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा, ये याद रखना। अब यहां पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं ना, आप देखोगे कि पहले 1 3 है, उसके बाद 3 फिर से आ गया, सॉरी यहां पे मैं एक और चीज करता हूं, इसको यहां पे 4 करता हूं जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज यहां पे 1 और 4 आएगा, जो क्या आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया। लेकिन ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहली चीज, जब हम जावास्क्रिप्ट कोड में एसिंक्रोनस की बात करते हैं ना और सिंक्रोनस की बात करते हैं ना, सबसे पहले सिंक्रोनस एग्जीक्यूट होगा। ये हमें समझना है कि कॉल स्टैक में हमेशा ऑर्डर में ही कोड जाएगा, लेकिन जो एसिंक्रोनस है वो उसको वेब एपीआई में जाएगा, भेजेगा, वहां से क्या करेगा, कॉल बैक करेगा, कॉल बैक क्यू में भेजेगा। तो 4 कंपोनेंट्स को आपको याद रखना है। सबसे पहला मेरे पास क्या है, सबसे पहला मेरे पास है कॉल स्टैक। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है वेब एपीआई सेक्शन, ठीक है ना। तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास यहां पे है कॉल बैक क्यू, राइट। एंड फोर्थ दैट आई एक्चुअली हैव इज यहां पे इवेंट लूप। तो ये मेरे पास है 4 कंपोनेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं कोड एग्जीक्यूशन में, स्पेशली जब हमारे पास एसिंक्रोनस कोड है। अब जब ये वाला कोड, ऑफ कोर्स इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट इंजन सबसे पहले यहां पे जाएगा और इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। किस तरीके से, इस कोड को सिंपली कहां पे डालेगा, कॉल स्टैक में। तो कॉल स्टैक में मेरे पास सिंपली चला गया console.log1, कुछ इस तरीके से। अब जब यहां पे console.log1 चलेगा, कॉल स्टैक को पता है सिंपल एक सिंक्रोनस कोड है, ये उसी टाइम पे मेरे पास कंसोल में प्रिंट करेगा 1 और इस कोड को यहां पे रिमूव करेगा। क्यों, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक ये इग्नोर होगा, डेफिनेटली नॉट। अब यहां पे ये नहीं है कि ये यहां से लेकर यहां तक इसको इग्नोर करेगा, डेफिनेटली नॉट। ये यहां पे सिंपली एक चीज करेगा, इस वाले कोड ऑफ ब्लॉक को यहां से उठाएगा और कॉल स्टैक में डालेगा।
मतलब पूरा का पूरा सेट टाइम आउट विद इट्स आर्ग्यूमेंट, जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको कॉल स्टैक में डालेगा। जैसे ही कॉल स्टैक में डालेगा इसको समझ आ जाएगी कि ये एक वेब एपीआई, तो इस पूरे के पूरे कोड ब्लॉक को उठाएगा, इसके रिलेटेड जो एनोनिमस फंक्शन है उसको यहां पे भेजेगा, इसको वेब एपीआई सेक्शन में भेजेगा। क्यों? क्योंकि एक वेब एपीआई है। अब जब ये वेब एपीआई में भेजेगा ना, उसी के साथ इसका टाइमर स्टार्ट होगा, मतलब उसी के साथ यहां पे 3 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो रहा है, और ऑफ कोर्स टाइमर तो चल रहा है 3 सेकंड का, और यहां पे ये रिमूव हो गया। अब उसके बाद ये यहां से लेकर इस फंक्शन को उठाएगा और इसी तरीके से यहां पे डालेगा। इसको पता चला ये कि एक वेब एपीआई है, तो इसके रिलेटेड जो फंक्शन है उसको यहां पे भेजेगा, और इमीडिएटली इसका 1 सेकंड वाला टाइमर चल रहा है। अब जब ये 1 सेकंड टाइमर वाला स्टार्ट होना, हो सकता है इसका थोड़ा सा टाइम चला गया हो तब तक, तो 1 सेकंड वाला टाइमर स्टार्ट हो गया। उसके बाद इसको यहां से रिमूव करेगा, फिर इस लाइन ऑफ कोड पे जाएगा, इसको यहां पे डालेगा console.log4। अब जब console.log4 पे देख रहा है सिंपल कोड है, ये इसको सिंपली एग्जीक्यूट करेगा और 4 को यहां पे लिखेगा। अब कुछ और कोड नहीं है, तो हमें पता है उसके साथ ही कॉल स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब कॉल स्टैक के पास और कोई कोड नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए। बट इन द मीन टाइम क्या जावास्क्रिप्ट इंजन का पूरा काम खत्म हो गया? कॉल स्टैक को लग रहा होगा कि मैंने तो सारा काम किया, मेरे पास अब कुछ और कोई काम बचा नहीं है। लेकिन वेब एपीआई वाले कंपोनेंट में टाइमर्स जो है वो अभी चल रहे हैं, रन हो रहे हैं। तो 3 सेकंड वाला टाइमर हो सकता है यहां पे हो, हाफ ऑफ सेकंड उसका कंप्लीट हो, और 1 सेकंड वाला टाइमर चल रहा है। अब ऑफकोर्स 3 सेकंड वाले में हो सकता है 2.5 सेकंड बचे हो, और एक वाले में अब स्टार्ट हो रहा है, तो तब भी 1 सेकंड वाला ही पहले होगा। तो जब ये 1 सेकंड वाला टाइमर खत्म हुआ, इसका हो सकता है तब तक 1.5 सेकंड कंप्लीट हुआ हो, या 1 से थोड़ा सा ज्यादा। बट ऑफ कोर्स पहला जो टाइमर कंप्लीट होगा वो होगा सेकंड वाले टाइम आउट का, तो इसके रिलेटेड जो कॉल बैक फंक्शन है वो यहां पे चला जाएगा। तो कॉल बैक 2 सबसे पहले आया, और उसके साथ साथ ये टाइमर यहां पे चल रहा है, इसको अभी भी कुछ सेकंड है। इन दी मीन टाइम इवेंट लूप एक्शन में आएगा, और इवेंट लूप क्या काम करेगा, देखेगा कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, और जैसे ही इसको पता चला कॉल स्टैक एम्प्टी है, इस वाली फंक्शन को यहां पे डालेगा। तो जब ये कॉल बैक यहां पे डाल रहा है, तो इसके रिलेटेड जो फंक्शन है console.log2 वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। पर हो सकता है ये जब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला टाइमर कंप्लीट हुआ हो, तो अब यहां से तो कॉल बैक निकल गया है, तो यहां पे कॉल बैक 1 आएगा। लेकिन क्या ये इवेंट लूप इसको इमीडिएटली यहां पे भेजेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है, कॉल स्टैक पुराने कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जब तक न फिर से कॉल स्टैक एम्प्टी होगा, तब तक कोई और कॉल बैक यहां पे इवेंट लूप के थ्रू इसमें नहीं आएगा। तो उसके बाद जब इसने पहला कॉल बैक 2 यहां पे एग्जीक्यूट किया, क्योंकि वही टाइमर था, तो उसके रिलेटेड सबसे पहले 3 आएगा। फिर वो जब खत्म हुआ, कॉल स्टैक फिर से एम्प्टी आ गया, ये टाइमर कंप्लीट होगा, ये कॉल बैक यहां पे आएगा, इवेंट लूप को लगा ये एम्प्टी है, तो यहां पे इसको भेजेगा और 2 प्रिंट करेगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया, चलो इसको थोड़ा सा और आसान बनाता हूं मैं आप सबके लिए। मैं इसी कोड को कॉपी करूंगा और यहां पे अपने ब्राउजर में जाऊंगा, और मेरे पास ना एक लिंक है जो कि आपको साइमुलेशन दिखाता है Node.js इंजन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। आई हैड दैट लिंक, आई थिंक ये अभी चल नहीं रही है, नहीं चल रही है, परफेक्ट। यहां पे ये एक सिंपल सा एक साइमुलेशन है जो किसी बहुत ही अच्छे इंसान जो Node.js में काम करता है, डेवलपर है, उसने बनाई है, ताकि हम जैसे स्टूडेंट्स को, हम जैसे बच्चों को पता चले कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस कोड और सिंक्रोनस कोड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। अगर आप देखोगे सबसे पहले मेरे पास यहां पे क्या है, अपना कोड एडिटर है ना, तो उसमें मैंने अपना कोड डाला console.log1 set timeout function और console.log अपना लास्ट का यहां पे डाला। उसके बाद मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एग्जीक्यूशन में। सबसे पहले है कॉल स्टैक, दूसरा है वेब एपीआईज, तीसरा है इवेंट लूप, फोर्थ है कॉल बैक क्यू। देखना मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको रन करूंगा, सेव एंड रन, और मैं पॉज करूंगा। लेट मी रीरन, मैं रीरन पॉज कर रहा हूं। तो मैंने इसको पॉज किया, सबसे पहली लाइन console.log1 इसने उठाई और कॉल स्टैक में डाली console.log1। क्या ये एक वेब एपीआई है? द आंसर इज नो। ये सिंपल सिंक्रोनस कोड है, तो ये इसको उठाएगा और इमीडिएटली एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं सिंपली रिज्यूम करता हूं और पॉज करूंगा, तो 1 तो इसने कंसोल किया, अब यहां पे सिंपल इस कोड को उठाएगा और फिर से कॉल स्टैक में डालेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स लोग क्या पढ़ाते हैं कि ये यहां पे सिंपली एसिंक्रोनस है, तो ये सिंपली कॉल बैक में इसकी कॉल बैक फंक्शन को स्टोर करेगा और टाइमर स्टार्ट करेगा। नहीं, कॉल बैक क्यू में टाइमर स्टार्ट नहीं होता है, वेब एपीआई वाले सेक्शन में होता है। तो यहां पे मैं क्या काम करूंगा, इसने इस फंक्शन को उठाया, कॉल स्टैक में डाला, मैं रिज्यूम करूंगा और पॉज। देखो इसके रिलेटेड
इसने इमीडिएटली इस फंक्शन को उठाया और वेब एपीआई में डाला। अब इस एनोनिमस फंक्शन का अभी इसने तीसरी लाइन पे मूव नहीं किया, लेकिन अगर आप देखोगे टाइमर इसका इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। तो जब टाइमर चल रहा है उसके बाद फिर ये आगे जाएगा और यहां से कोड को उठाएगा, और इन द मीन टाइम टाइमर चल रहा है। अब ये क्या काम करेगा, इसी तरीके से इस फंक्शन को उठाएगा, कॉल स्टैक में डाला, और इसी फंक्शन को डालेगा कहां पे, वेब एपीआई में। और वेब एपीआई में अगर आप देखोगे वो वाला टाइमर भी इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको रिज्यूम करता हूं और पॉज करता हूं। अब इस console.log4 को हो सकता है ये अभी सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट ही कर रहा है और वहां से वो टाइमर खत्म भी हो गया और यहां पे कॉल बैक क्यू में आ गया, लेकिन ये इमीडिएटली इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है। जब तक न कॉल स्टैक एम्प्टी होगा तब तक इवेंट लूप काम एक्शन में नहीं आएगा। और अब ये सिंपल कोड है तो ये इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, और उससे होगा क्या, अब दूसरा टाइमर कॉल बैक में 2 कॉल बैक्स हैं। अब देखो जब मैं रिज्यूम कर रहा हूं ना, कॉल स्टैक एम्प्टी है। अब देखो मेरे पास क्या होगा, मैं रिज्यूम करता हूं, इवेंट लूप यहां पे एक्शन में आएगा, देखो आ रहा है ना। अब उसका एनोनिमस एग्जीक्यूट करेगा console.log3। अब ये फिर से एम्प्टी हो गया, फिर से कॉल स्टैक में डाल रहा है और चल रहा है। तो इस तरीके से एक कॉल बैक एक एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होता है। आप देखोगे हमेशा जब भी हम एसिंक्रोनस कोड को यूज करते हैं उसमें आपको कॉल बैक्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, नो मैटर व्हाट। ओके, तो ये तो हो गया एसिंक्रोनस कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। आई होप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। अगर मजा आ गया और तो कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, और बताओ मुझे कि किस तरीके से आप ये वाली चीज कर सकते हो। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से हम एसिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने समझा इवेंट लूप क्या होता है, हमने समझा कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट रन टाइम में इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जिसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प। कॉल बैक हेल्प कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जो जावास्क्रिप्ट में अराइज होती है जब हम कॉल बैक्स के अंदर ना नेस्टेड कॉल बैक्स को इंप्लीमेंट करते हैं, और उस वजह से जो जावास्क्रिप्ट में उस टाइम पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है उसी को हम कॉल बैक हेल्प के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैं यहां पे एक सिंपल फाइल क्रिएट करता हूं callback.js और callback_hell.js, ठीक है ना। लेट मी सिंपली डू वन थिंग, लेट सिंपली क्रिएट set timeout. Okay, so what is this set timeout is doing is it's simply trying to execute a function, and that function is simply, let's suppose, console.log fetching users, ठीक है ना, fetching users कुछ इस तरीके से। अब जब इसने fetch users किया उसके साथ साथ मैं इसको बता रहा हूं इंटरनली एक और सेट टाइम आउट चलाओ जिसके अंदर एक सिंपल फंक्शन होगी, और वो फंक्शन क्या करेगी, वो सिंपली फेच करेगी console.log fetching users और fetching posts नाउ, कुछ इस तरीके से। उसके साथ साथ इसके अंदर एक और सेट टाइम आउट होगा जो कि क्या काम करेगा, अगेन एक फंक्शन लेगा और उस फंक्शन में क्या होगा, fetching let's suppose likes। तो console.log I will simply go say fetching likes, कुछ इस तरीके से। एंड वन लास्ट, इसी सेट टाइम आउट के अंदर एक और सेट टाइम आउट होगा जो क्या काम करेगा, जो सिंपली मेरे पास एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और वो फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या होगी, सिंपली console.log और console.log fetching comments, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। नाउ इस सेट टाइम आउट का मैं मे भी हो सकता है डिले दूंगा 1 सेकेंड, इस सेट टाइम आउट का मैं डिले दूंगा 2 सेकेंड्स, इस सेट टाइम आउट का मैं डिले दूंगा 3 सेकेंड्स, कुछ इस तरीके से, एंड इस सेट टाइम आउट का मैं डिले दूंगा कुछ 4 सेकेंड्स लाइक दिस। अब अगर आप इस वाले कोड के इस कंडीशन को देखोगे ना, लाइक जो सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो गई कि मेरे पास एक कॉल बैक था और उसके अंदर एक और कॉल बैक आ गया, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक। और इस तरीके की कोडिंग काफी पहले होती थी, अभी तो इसके सॉल्यूशंस हैं, अभी तो काफी इजी तरीके से हम ये चीजें करते हैं। ये सिचुएशन जो अराइज यहां पे हो गई ना, इससे इंडेंटेशन बढ़ गया हर किसी कॉल बैक का, इससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स कोड मेरे पास बन गया। तो ये जो सिचुएशन है इसी को हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प, नथिंग एल्स। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस वाली कोड को, लेट मी ट्राई टू क्लियर दिस आउट and let me try to stop this, and if I try to execute, let's see what happens. So there is a delay of 4 3 2 1, तो 4 सेकंड के बाद पहले होगा, फिर 3 सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, कुछ इस तरीके से। तो ये जो सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो गई इस तरीके से कि कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, ये ना कॉम्प्लेक्स कोड स्ट्रक्चर यहां पे बन गया, और इसी को हम कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प। आप देखोगे इंडेंटेशन बढ़ गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसका एक बेटर सॉल्यूशन हमारे पास आ गया और उसी को हम कहते हैं प्रोमिसेस।
अब प्रोमिस क्या है, इस चीज को समझना है। प्रोमिस इज आस्क्ड 100% ऑफ टाइम्स इन जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज। मैं 90 नहीं कह रहा हूं, 99 नहीं कह रहा हूं, 100%। अगर आप एक फ्रेशर हो और आप एक इंटरव्यू दे रहे हो जावास्क्रिप्ट में, तो हमेशा याद रखना आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा बताओ प्रोमिस क्या है। तो इसी चीज को हम सॉल्व अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना है जिसको हम कहते हैं promises डॉट जावास्क्रिप्ट। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास, हमने कुछ टाइम पहले समझा था कि जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं ना, एसिंक्रोनस की, इसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्यों है ना? क्योंकि हम कुछ एक्शंस ऐसे परफॉर्म करते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, जो टाइम ले सकते हैं, और हम चाहते हैं इन द मीन टाइम, अगर ये ऐसा एक ऑपरेशन है जो डिले वाला है, जो टाइम लेगा, जब हम श्योर नहीं है क्या हो रहा है, कितना टाइम लेगा, तो उस केस में लेट अस डू सम अदर वर्क इन द मीन टाइम, और ये बैकग्राउंड में होगा, और जब ये इसका आउटपुट तैयार होगा तब जाके मुझे दे दो, है ना? अब मुझे आप एक चीज बताओ, हम क्या चाहते हैं? मैं वही एग्जांपल लूंगा और उससे आपको प्रोमिसेस क्लियर हो जाएंगे। मैं यहां पे एक वेबसाइट बना रहा हूं, उस पे ईमेल है, उस पे पासवर्ड है, उस पे मेरा पास लॉगिन है। अब एज ए यूजर मैंने यहां पे ईमेल दिया, एज ए यूजर मैंने यहां पे पासवर्ड दिया, और एज ए यूजर मैं क्या कर रहा हूं, लॉगिन। अब जब लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, वी नो एक HTTP रिक्वेस्ट रेज होगी मेरे ब्राउजर से, और वो क्या करेगा, वो सिंपली जाएगा मेरे पास सर्वर में, और जैसे वो सर्वर में चला गया, वहां पे इसी HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू ईमेल और पासवर्ड भेजेगा, रैप करेगा इस डेटा को, ताकि सर्वर के पास ये डेटा चला जाएगा, और वहां से वो डेटाबेस में रिक्वेस्ट करके इसी ईमेल को ढूंढेगा, इसी पासवर्ड को कंपेयर करेगा, और मुझे एक रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, है ना? तो जब भी हम ये एक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, हमारा इंटेंशन क्या होता है, वहां से एक रेस्पॉन्स को लेना और उसी रेस्पॉन्स के साथ कुछ करना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहां से मेरे पास आ गया कि ईमेल करेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट है, तो मैं उस रेस्पॉन्स को रीड करके यहां पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं। हो सकता है अब अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, अब मैं इसको डैशबोर्ड पे भेजूंगा। तो जब मैंने एक एक्शन परफॉर्म की, आई डोंट नो व्हाट टाइम इट्स गोइंग टू टेक, बट ऑन द सेम टाइम आई नो वन थिंग फॉर श्योर, कि या तो ये जो एक्शन परफॉर्म हो गई, जहां पे ये एक्शन सेंड कर रहा हूं मैं, या तो इसका आउटपुट सक्सेस होगा या तो रिजेक्ट होगा, या तो ये हो जाएगा या तो नहीं होगा। अगर हो गया तो सक्सेस वाला रेस्पॉन्स मुझे दो, और उसी सक्सेस रेस्पॉन्स को मैं यहां पे उसके रिलेटेड कुछ लॉजिक लिखूंगा और कुछ एक्शन परफॉर्म करूंगा। अगर ये वाला एक्शन सक्सेस नहीं है, रिजेक्ट है, तो उसमें मुझे जो एरर है वो एरर दो, ताकि मैं उस एरर को लूंगा और यहां पे एग्जीक्यूट करूंगा। यही है ना, कि मुझे पता है कि जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं उसके दो नतीजे हैं, या तो वो सक्सेस में होगा या तो वो फेलियर में होगा, या तो वो रिजॉल्व होगा या तो वो रिजेक्ट होगा। अब यहां पे जब वो रिजॉल्व हो रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वहां से रेस्पॉन्स, वहां का डेटा, कि रिजॉल्व हो गया, अब मुझे वहां का डेटा दो, ताकि मैं उस डेटा को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराऊं, या उस डेटा, उस रेस्पॉन्स के रिलेटेड अपनी वेबसाइट पे कुछ करूं। या तो वो रिजेक्ट होगा। अब जब रिजेक्ट हुआ तो वहां से मुझे जो एरर है उस एरर को दो, ताकि मेरे पास, मैं पहले से डिसाइड करूं कि इस एरर के रिलेटेड में क्या करूंगा। हो सकता है मैं इसको बताऊंगा, अगर एरर आ गया पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, मैं डिस्प्ले कराऊंगा वेबसाइट पे एरर इज नॉट, पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। यही है ना। अब जब मैं ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, मैं इसको बता रहा हूं, इसी एक्शन को हम प्रॉमिस का नाम देते हैं। क्या देते हैं? प्रॉमिस का नाम। अब जब तक ये एक्शन परफॉर्म हो रही है, जब तक हमें नहीं पता कि ये सक्सेस होगा कि फेलियर होगा, तब तक ये प्रॉमिस का जो स्टेट है ये पेंडिंग है। अब जब ये प्रॉमिस परफॉर्म हो रहा है, वहां से मुझे रेस्पॉन्स आएगा। अब इस रेस्पॉन्स के दो नतीजे हो सकते हैं, या तो ये अप्रूव होगा, प्रॉपर्ली चलेगा, या तो नहीं। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इसके दो नतीजे हो सकते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब अगर रिजॉल्व है तो इसके रिलेटेड मैं एक कॉल बैक एसोसिएट करूंगा, एक एसिंक्रोनस कोड इसको दूंगा, फंक्शन दूंगा, जावास्क्रिप्ट कोड इसको अटैच करूंगा, जिसकी वजह से जो भी रिजॉल्व करके मुझे इससे डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसके रिलेटेड में कुछ एक्शन परफॉर्म करूंगा। नॉट ओनली दैट, अगर रिजेक्ट भी हो रहा है उसके साथ भी अपना एक कॉल बैक एसोसिएट करूंगा, और उसके साथ क्या करूंगा, एक एक्शन परफॉर्म करूंगा। तो यही तो है, ये सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो प्रॉमिस है।
तो इस तरह की सिचुएशन के साथ खेलने के लिए ना प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस कुछ नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज करते हैं ऐसी एसिंक्रोनस टास्क्स के लिए, जहां पे जब हम वो टास्क परफॉर्म करेंगे वी आर नॉट श्योर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, either we will get the data resolved or we will get error rejected, but if we get the data rejected we will attach a function with it। हम पहले से ही मुझे पता होता कि दो चीजें होंगी, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर रिजॉल्व हुआ तो ये करूंगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो ये करूंगा। मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताता हूं जिससे आपको प्रॉमिस ना बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस वाली सिंपल एग्जांपल से। मैं ना, मेरे साथ एक दोस्त था, हम रूम पे बैठे थे, अदफर एंड रूहुल। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था रूहुल, अदफर एंड रूहुल। हम एक ही रूम पे थे मेरे डिग्री के दौरान। एक दिन मैंने क्या किया, मैंने अपने इसी दोस्त को बताया, हम खेल रहे थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे मोबाइल पे, और मैंने उसको बताया भूख लगी, कुछ खाते हैं। डिनर का प्लान नहीं था, हमने कुछ पकाया नहीं था। मैंने इसको बोला कि चलो कुछ पकाते हैं। इसने मुझे बोला सिंपली मैगी बनाओ, क्योंकि कॉलेज में ना मैगी बनाना बहुत ईजी होता है ना, हॉस्टल्स में या डेरे पे, रूम रेंट पे। मुझे लगा कि नहीं यार, मैगी हम हर दिन खाते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। मैंने उसको बताया तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, बाहर ना एक फूड ट्रक वाला होगा या एक दुकान है बाहर, पिज्जा शॉप, वहां से मेरे लिए लेट्स सपोज एक पिज्जा लाओ, हम दोनों पिज्जा खाएंगे। ठीक है ना, ये हम बात कर रहे हैं। तो पिज्जा कहां पे है? बाहर है, आउटसाइड है। तो उसके लिए क्या करना है? इसको निकलना है। अब रूहुल जैसे ही चल रहा है ना, मैंने इसको बताया, दरवाजे पे जैसे पहुंचा, मैंने बोला रुको, मेक मी ए प्रॉमिस, एक प्रॉमिस करो, जैसे ही आप उस दुकान पे पहुंचोगे, अगर वहां पे फूड ट्रक वाला हुआ, और उसके पास पिज्जा हुआ, तो उस केस में आप क्या काम करोगे? उस केस में आप मुझे कॉल करोगे और मुझे बताओगे कि ये जो हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं ये सक्सेस है। तो सक्सेस क्या है? कि मैं पिज्जा ला रहा हूं, और अगर तुम पिज्जा ला रहे हो तो इस केस में जब मुझे पता चलेगा कि प्रॉमिस सक्सेस है, तो इसका मतलब है तुम पिज्जा ला रहे हो, तो मैं क्या काम करूंगा? मैं सिंपली बर्तन धोऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, ताकि हम उसमें फिर पिज्जा खाएंगे। दिस व्हाट वी विल डू। अब यहां पे एक और चीज है, प्रॉमिस में इसी पिज्जा के साथ रिजेक्शन भी हो सकता है वहां पे फूड ट्रक वाला नहीं हो, या हो सकता है हो उसके पास पिज्जा नहीं हो। तो अगर नहीं मिला, उस केस में भी तुम यहां पे रिजेक्ट में मुझे फिर से कॉल करोगे, मुझे बताओगे कि नहीं मिला, तो उस केस में क्या काम करूंगा? मैं पिज्जा बनाऊंगा। अब जब इस वाली चीज को आप देखते हो ना, इस सिचुएशन को समझो, ये जो एक्शन है ना, ये मैं पहले से ही डिसाइड करके रखा हूं, अगर सक्सेस हुआ तो ये करूंगा। ये जो एक्शन है ना, ये मैं पहले से ही डिसाइड करके रखा हूं, अगर ये हुआ तो ये करूंगा। अब मुझे आप बात बताओ, ये दोनों लॉजिक मैंने पहले ही लिखी है कि या तो मैं बर्तन धोऊंगा या तो मैं पिज्जा बनाऊंगा। अब ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब मेरा यही प्रॉमिस सक्सेस हुआ, जब पिज्जा मिला तो मैं बर्तन धोऊंगा, लिखा मैंने पहले ही है। और बर्तन कब मैं धोऊंगा? जब मेरे पास प्रॉमिस है। यही है मेरे पास कॉल बैक, एक एसिंक्रोनस कोड है मेरे पास, ये है मेरे पास कोड, और ये सारा का सारा सिचुएशन यहां से लेकर यहां तक ये एक प्रॉमिस है। तो जब मैं प्रॉमिस लिखता हूं ना, मैं पहले से ही इसको बताता हूं, अगर सक्सेस हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो ये करूंगा। तो जब प्रॉमिस खत्म हुआ, मुझे किस में इंटरेस्टेड है? मुझे प्रॉमिस में, सक्सेस में जो डेटा उससे है, उस डेटा में मुझे इंटरेस्ट है। तो इसी डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा और बर्तन पे डालूंगा। तो जब रिजेक्ट हुआ, क्यों रिजेक्ट हुआ? मुझे उस एरर में इंटरेस्ट है, ताकि मैं उस एरर को एक्सट्रैक्ट करूंगा और उसके साथ साथ मैं अपनी मैगी बनाऊंगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस पे ये करूंगा, रिजेक्शन पे ये करूंगा, नहीं, बल्कि सक्सेस पे वो जो डेटा मुझे सक्सेस में मिल रहा है उसको मुझे दो, तो ताकि मैं ये करूं। जो रिजेक्ट हो रहा है उसमें जो एरर है वो मुझे दो, ताकि मैं ये करूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल के शेप में इसको समझाता हूं यूजिंग आवर कोड। सो लेट मी ट्राई टू इरेज दिस। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोमिसेस, लाइक प्रोमिसेस क्या होते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा प्रोमिसेस क्या होते हैं, आप इंटरनेट पे जा सकते हो और आप एक ऑफिशियल डेफिनेशन प्रोमिसेस की निकाल सकते हो। लेट मी गिव यू ऑफिशियल डेफिनेशन प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। सिंपली प्रोमिस एक प्रॉक्सी है जो कि फॉर ए वैल्यू जो कि हमें भी नहीं पता है, नॉट नेसेसरी नोन व्हेन प्रॉमिस इज क्रिएटेड। तो जब हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हमें नहीं पता है कि क्या होगा, एंड उसके बाद हम उससे एक एसोसिएट करते हैं हैंडलर्स विद एन एसिंक्रोनस एक्शंस, इवेंचुअल सक्सेस और फेलियर, राइट।
तो इसको यहां पे VS कोड में समझते हैं। देखो प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली यहां पे एक प्रॉमिस कीवर्ड को यूज करूंगा विद दी प्रॉमिस स्ट्रक्चर लाइक दिस। जब भी हम प्रॉमिस को डिफाइन करते हैं ना, रिमेंबर इट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट एज अ फंक्शन। तो आप उस फंक्शन को यहां पे डिफाइन कर सकते हो, लाइक व्हाट दिस फंक्शन डज। हमेशा याद रखना ये फंक्शन या दो चीजें रिटर्न करेगी, या तो रिजॉल्व करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, डिपेंड करता है आपकी एक्शन पे। और इसमें इंटरनली ये फंक्शन खुद से दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, वन इज कॉल्ड रिजॉल्व, अनदर वन इज कॉल्ड रिजेक्ट। अब यहां पे क्या होगा, ये रिटर्न करेगा, क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा कुछ भी। लेट्स सपोज ये रिटर्न करेगा, रिजॉल्व करेगा सक्सेस को। अब अगर मैं यहां पे इसी प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करूंगा, सो लेट मी सिंपली गो से कंसोल प्रॉमिस कुछ इस तरीके से। वी नो इन अवर प्रीवियस सेशन वी डिस्कस, जब भी हम एक फंक्शन इन्वोकेशन के सामने न्यू कीवर्ड डालते हैं उससे होगा क्या, एक इंस्टेंस के सामने न्यू कीवर्ड डालते हैं उससे होगा क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सो इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, यू कैन क्लियरली सी एक प्रॉमिस नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे पास डेटा जो सक्सेस हो रहा है, जो रिजॉल्व हो रहा है, वो है सक्सेस। अब इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट है इसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ताकि मैं इस डेटा को कहीं पे प्रिंट कराऊं, अपनी वेबसाइट में डालूं। वही तो है, वही तो मैं चाहता हूं। यहां पे क्या है, मैं सिंपली यहां पे जाऊंगा, वे जब भी मुझे किसी प्रॉमिस से कोई चीज निकालनी होगी, चाहे वो एरर है या वो मेरे पास उसका डेटा है, सक्सेस वाला डेटा है, मैं कीवर्ड यूज करता हूं उस प्रॉमिस पे, एक फंक्शन, उसको हम कहते हैं डॉट देन मेथड। तो इसी प्रॉमिस पे जो हमें पता है अभी रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि मैंने रिजॉल्व हार्ड कोडेडली यहां पे लिखा है, तो अभी हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये रिजॉल्व जरूरी नहीं, ये एरर भी हो सकता है, जो हम देखेंगे। इस प्रॉमिस पे डॉट देन करो। डॉट देन में आप वो कॉल बैक फंक्शन लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग अदफर। अब एक ही कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर है, तो डॉट देन क्या करता है, जो ये पहली कॉल बैक फंक्शन है, ये इसको एसोसिएट करता है इस प्रॉमिस से, ये इसको एग्जीक्यूट करता है इस प्रॉमिस से। अगर मेरे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, तो क्या मेरे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, हां हो रहा है, तो ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। आप देखोगे अदफर प्रिंट हो गया, सक्सेस प्रिंट नहीं हो रहा है। ये प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो रहा है तो इसके साथ जो डॉट देन के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है, ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। यही तो मैं चाहता हूं कि अगर सक्सेस हुआ तो ये करो, और वो इस फंक्शन में मैं लिखूंगा, डॉट देन में लिखूंगा। इसी डॉट देन की एक और आर्ग्यूमेंट हम लिख सकते हैं, दूसरा फंक्शन लाइक दिस, जिसमें मैं सिंपली करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहां पे लिखूंगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहां पे लिखूंगा pw। एंड राइट इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, डॉट देन के अंदर दो कॉल बैक फंक्शंस है, पहला आर्गुमेंट दूसरा आर्गुमेंट, दोनों कॉल बैक फंक्शंस हैं। लेकिन अभी भी मेरे पास प्रॉमिस रिजॉल्व है ना, तो पहला कॉल बैक फंक्शन ही एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन इन केस अगर मेरे पास प्रॉमिस जो है वो दूसरा आर्गुमेंट रिजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस डॉट देन का भी दूसरा आर्गुमेंट एग्जीक्यूट होगा, दूसरा कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो क्या है pw इन दिस पर्टिकुलर केस। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस एज वेल, राइट। बट क्या मैं इंटरेस्टेड हूं इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर अदफर को प्रिंट करने का या pw को प्रिंट करने का? हां, हो सकता है मैं कुछ करना चाहता हूं इसमें, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूं कि सक्सेस क्या हो रहा है, रिजॉल्व क्या हो रहा है, रिजेक्ट क्या हो रहा है, तो मैं उन डेटा को भी लेना चाहता हूं। तो अगर हमें रिजॉल्व यहां पे इसको करना है और मैं सक्सेस इस डेटा को ही रिजॉल्व कर रहा है, इसमें इंटरेस्टेड हूं। रिमेंबर ये दोनों की दोनों कॉल बैक फंक्शन ना आर्ग्यूमेंट्स लेती हैं, आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं रिजल्ट दूंगा। और अगर मैं यहां पे करूंगा कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ये रिजल्ट आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है बल्कि क्या डेटा रिजॉल्व हो रहे उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहां पे डालेगा, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देखोगे मैंने हाईलाइट किया था, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे अदफर और सक्सेस, मतलब जो रिजॉल्व हुआ उस वाले डेटा को भी इसने एक्सट्रैक्ट करके इस वाले आर्ग्यूमेंट में दिया। इसी तरीके से दूसरा कॉल बैक फंक्शन भी मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट लेता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहां पे जब मैं कंसोल डॉट लॉग ERR करूंगा, एंड इफ माई प्रॉमिस इज गेटिंग रिजेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर केस, आप देखोगे pw और एरर यहां पे प्रॉपरली pw और सॉरी, सो व्हाई इज इट सेइंग सक्सेस? हाँ, मेरे पास ऑफकोर्स सक्सेस एरर है, यही तो रिजेक्ट कर रहा है, तो मैं यहां पे एरर डालूंगा, सॉरी। सो इफ आई सिंपली रिमूव दिस, लेट मी सिंपली रिमूव दिस ERR एरर कुछ इस तरीके से, एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, आप देखोगे प्रॉपरली pw और वो जो डेटा रिजेक्ट हो रहा है, जो एरर रिजेक्ट हो रहा है, जो वहां से मुझे वो डेटा आ रहा है एरर के थ्रू, वो भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके से डॉट देन में दो आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हो, और जो भी प्रॉमिस में है उस वाले डेटा को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके साथ पहले से ही
पहले से ही आप एक प्रॉक्सी उसके साथ अटैच कर सकते हो। आई होप दिस मेक सेंस। अब इस वाले स्ट्रक्चर को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, मतलब एक ही डॉट डन के अंदर दो दो कॉल बैक फंक्शन हो सकता है, इसके अंदर मैं सबसे ज्यादा कोड लिखूं, हो सकता है इसके अंदर और कोड लिखूं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। इसीलिए एक और चीज है हमें यहां पे देखना है, हम इसी तरीके से प्रॉमिस को रिजॉल्व तो करेंगे, लेकिन लेट मी ट्राई टू अनकमेंट दिस, कॉपी दिस एंड लेट मी ट्राई टू पेस्ट इट। मैं इसी तरीके से प्रॉमिस को रिजॉल्व तो करूंगा डॉट डन के थ्रू, डॉट डन को मैं खाली रिजॉल्व के लिए यूज करूंगा, उसके बाद इसी प्रॉमिस पे मैं डॉट कैच को यूज करूंगा, और डॉट कैच के अंदर इसी तरीके से एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा लाइक दिस वायर इफ आई ट्राई टू प्रिंट ERR, आप देखोगे ये कैच एरर को करेगा। अब हुआ क्या, अब मैंने डॉट डन को सक्सेस के साथ रिजॉल्व किया, अटैच किया, और कैच को एरर के साथ अटैच किया। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 कॉलबैक्स इन डॉट डन, यूज डॉट डन फॉर सक्सेस, एक ही कॉल बैक फंक्शन में डालो और उसके बाद कैच को यहां पे डालो। अब ये तो हो गई काफी ज्यादा थ्योरी, है ना, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली हमने देखा, कोड वाइज देखा, लेकिन तब ये थ्योरेटिकली नॉलेज थी। मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां पे ना एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मैं यहां पे जाता हूं index.html में, एक जोक जनरेटर एप्लीकेशन बनाते हैं, या कोड जनरेटर, जो भी मेरे पास एपीआई होगी। मैं यहां पे h1 टैग डालूंगा, जिसमें मेरे पास, मैं एक एपीआई को निकालता हूं, मेरे पास एक एपीआई है जिसका नाम है ऑफिशियल जोक। जब भी आप इस पे रिक्वेस्ट करते हो ना, इस पे ये एक एपीआई, अगर आप देखोगे एक एपीआई है। एपीआई क्या होती है, मैं आता हूं उस पे, जब मैं इस पे रिक्वेस्ट करता हूं ना, ये हमेशा एक नया जोक जनरेट करके देता है। तो जितनी आप इस पे रिक्वेस्ट करोगे, ये नया जोक जनरेट करके देगा। सो सेट जोक इज लाइक दिस, व्हाट डू यू कॉल अ डक दैट गेट्स ऑल एज? अ वाइस क्वाकर, राइट? एंड इफ आई ट्राई टू फाइंड अनदर जोक, hey dad, did you get a haircut? No, I got them all cut. मजा नहीं आया इस जोक में, राइट? तो ये जोक जरूरी नहीं है फनी हो, बट ये एक एपीआई, जब आप इस पे क्लिक करते हो, जब इस पे आप रिक्वेस्ट करते हो, गेट रिक्वेस्ट, ये एक नया जोक जनरेट करके देता है हमेशा। अब मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं जिसमें सिंपली एक बटन होगा, जनरेट न्यू जोक। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे, इसी एपीआई से वो डेटा फेच करेगा, और इसी एपीआई को से डेटा फेच करके वो जोक को प्रिंट करेगा, सेटअप और पंच लाइन। अब यहां पे समझना है पहले एपीआई क्या होती है ना? एपीआई सिंपली एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कुछ इस तरीके से। ये सिंपली एक इंटरफेस होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में, दो नेटवर्क्स के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जिस पे आप सिंपली जिस एंड पॉइंट को यूज करते हो, आप उस पे एक रिक्वेस्ट करते हो, वहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दिस व्हाट इट इज। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। हमारे पास एक वेबसाइट है जो है पेटीएम, है ना? एक और वेबसाइट है जो है मेरे पास बुक माई शो। आपको एक मूवी देखनी है, लेट्स सपोज मूवी इज, लेट्स सपोज थॉर। इस मूवी को आपको देखना है, और दो ग्रुप के दोस्त हैं, यहां पे दो दोस्त हैं, यहां पे दो दोस्त हैं। ये दो दोस्त चले गए बुक माई शो पे, ये दो दोस्त चले गए पेटीएम पे, और सिनेमा एक ही है, सिनेमा का नाम है एक्स। अब जब ये बुक माई शो पे गए, वहां पे कुछ इस तरीके से सीटिंग का अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके से, लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से, एंड ऑफ कोर्स सिंस सेम सिनेमा हॉल पेटीएम पे भी है, तो वहां पे भी इसी तरीके का एक सीटिंग का अरेंजमेंट होगा, है ना? क्योंकि सेम सिनेमा हॉल है तो सेम अरेंजमेंट यहां पे भी होगा। तो 5-5 के 3 रोज मैं यहां पे भी बनाता हूं। हो सकता है यहां पे मैं इस पे ये जो 3 सीटें हैं ये ऑलरेडी बुक्ड है, किसी ने बुक की है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, पेटीएम को कैसे पता है ये 3 सीटें बुक हैं? क्यों, कैसे? ये तो एक्स थिएटर है मेरे पास, बट पेटीएम को कैसे पता, और बुक माई शो को कैसे पता है ये ऐसे है? चलो ये भी नहीं पता ना, मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं। अब इन्होंने क्या काम किया, ग्रुप ए के 2 बंदों ने, इन्होंने सोचा कि हम ये 2 टिकट्स बुक करेंगे। इन्होंने इन 2 टिकट्स को, 2 सीट्स को बुक किया, और ये पेमेंट करने चले। अब जैसे ये पेमेंट कर रहे हैं ना, इन दोनों ने भी ये वाली 2 सीट्स को बुक किया। अब इनकी पेमेंट हो गई और ये पेमेंट पे पहुंच रही, क्या ये पे कर पाएंगे? क्या इन्हीं 2 सीट्स को बुक कर पाएंगे जो उसी टाइम पे, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस के बीच में इन दोनों ने बुक किया? क्या बी ग्रुप वाले उन सीट्स को बुक करेंगे? नहीं। लेकिन इन्होंने तो पेटीएम पे किया, ये तो बुक माई शो है, हालांकि बीच में एक कॉमन चीज है, एक्स है, बट इसको कैसे पता चला कि पेटीएम पे
हालांकि इसको नहीं पता है पेटीएम पे, बट इसको कैसे पता चला कि ये 2 सीट्स बुक हैं? क्यों? क्योंकि यहां पे इसके पास अपना एक डेटा हाउस होगा, उस डेटा हाउस को इसने एक एपीआई सर्वर पे डाला है और उस सर्वर को डिप्लॉय किया है एक एंड पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब जब भी पेटीएम को इसी एक्स की डिटेल्स चाहिए ना, पेटीएम हमेशा इसी पे रिक्वेस्ट करता है, तो बुक माई शो भी इसी पे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि पेटीएम बुक माई शो को डायरेक्ट मैसेज कर रहा है ये 2 सीट्स बुक होगी, अब किसी और को अलाउ नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि बुक माई शो इस एपीआई पे रिक्वेस्ट कर रहा है, पेटीएम भी इस एपीआई पे रिक्वेस्ट कर रहा है, और उसकी वजह से क्या डेटा यहां पे भी शेयर हो रहा है, यहां पे भी शेयर हो रहा है, और लिमिटेड डेटा, ऐसा नहीं कि सारा डेटा। मतलब बुक माई शो जब इन्होंने बुक किया, जरूरी है बोलेंगे नहीं मुझे दिखाओ वो कौन से 2 बंदे हैं, उसने गूगल पे से पे किया था कि पेटीएम से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो लिमिटेड जो जितनी इंफॉर्मेशन इसको चाहिए होगी उतने ही राइट्स यहां पे इस एपीआई ने इनको दिए होते हैं, और वो उसी तरीके से डेटा लेते हैं। तो मेरा इंटेंशन इस एपीआई पे सिंपली है, मैं डेटा को रीड करना चाहता हूं, और यहां पे इस इंटेंशन था कि जब मैं इस पे रिक्वेस्ट करूंगा, इन 2 सीट्स को बुक करूंगा, तो मैं रीड नहीं, यहां पे क्रिएट करना चाहता हूं, अपडेट करना चाहता हूं, तो अपडेट करो इन 2 सीट्स को मैंने क्रिएट किया। हो सकता है कुछ क्रिएशन के ऑफर्स हो तो क्रिएशन की, हो सकता है डिलीट। तो यहां पे मेरा इंटेंशन होगा कि मैं इसी एक्स के इस डेटा पॉइंट पे रिक्वेस्ट करूंगा, डेटा को रीड करूंगा, क्रिएट करूंगा, अपडेट करूंगा, डिलीट करूंगा, राइट। तो दिस इज व्हाट एन एपीआई इज, जिससे हम सिंपली डेटा को ये वाले ऑपरेशंस में इंक्लूड करते हैं। उसी तरीके से ये एक एंड पॉइंट है जहां पे इस तरीके का एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जब भी आप उस पर गेट रिक्वेस्ट करते हो, ये यहां पे एक नया डेटा देता है, डेटा इन दिस केस जोक। अब मुझे क्या करना है मुझे एक वेबसाइट बनानी, इस वेबसाइट का नाम है अदफर जोक जनरेटर, कुछ इस तरीके से, जोक जनरेटर। और इसी वेबसाइट में मेरे पास एक BUTT1 बटन है जिसपे मैंने लिखा है जनरेट जोक, और इसी बटन की आईडी है, क्या है आईडी, क्या है आईडी, मेरे पास है BTN। अब यहां पे इसी बटन के नीचे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करूंगा, उसको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट पे जाओ, डॉक्यूमेंट पे एक एलिमेंट को रीड करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट का आईडी है BTN लाइक दिस, है ना, और वहां पे उसको चलो एक वेरिएबल में डालते हैं। सो लेट मी सिंपली गो पुट इट ELE लाइक दिस। तो मेरे पास एक एलिमेंट आ गया जिसकी आईडी BTN है। If I try to console.log ELE and let's try to go live with this, let's see if we have this button इसमें। तो मैं लाइव जाता हूं इस वेब पेज पे और इंस्पेक्ट में जाऊंगा, और क्या मेरे पास एक बटन आ गया। If I go to console you can see null, क्योंकि मेरे पास अच्छा यहां पे ये डबल कोट्स में, सॉरी, तो BTN like this and if I go here you can clearly see बटन आ गया। अब इस ELE में मुझे क्या काम करना है, मुझे यहां पे एक इवेंट ऐड करना है, ऐड इवेंट लिस्नर, राइट। और उस इवेंट लिस्नर का नाम क्या है, क्लिक है मेरे पास, और उसमें मैं फंक्शन करूंगा कॉल, जो क्या है जनरेट जोक, कुछ इस तरीके से। एंड लेट मी सिंपली गो कहीं पे भी, और मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा, फंक्शन जनरेट जोक लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं किसी तरीके से इसी एपीआई पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक गेट रिक्वेस्ट करूं, और जब मैं गेट रिक्वेस्ट करूंगा वहां से जो डेटा आएगा उसको मैं वेबसाइट में डालूंगा। तो अब हम रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, वो यूज फेच मेथड। तो मैं यहां पे करूंगा काम, आई विल सिंपली यूज फेच मेथड, और फेच मेथड को, ये भी एक वेब एपीआई, उसके अंदर उस एपीआई को पेस्ट करूंगा। सो लेट मी सिंपली गो कॉपी दिस एपीआई, और मैं अपने VS कोड में जाऊंगा और उसको पेस्ट करूंगा। एंड लेट मी सिंपली डू वन थिंग, लेट मी सिंपली पुट इट इन ए वेरिएबल कॉल्ड इज डेटा। तो मैं इसको क्या काम कर रहा हूं, मैं इसको बता रहा हूं कि गेट रिक्वेस्ट करो इस वाली एपीआई पे। अब जब मैं इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करोगे, जो भी वहां से रिजल्ट आ रहा है वो मुझे डेटा में डालो, बट मैं क्या ऐसा कर रहा हूं देखते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा, एंड लेट मी गो टू माय वेब एप्लीकेशन, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस यू कैन क्लियरली सी, कुछ तो होना चाहिए, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं कंसोल अपने डेटा को नहीं कर रहा हूं। सो लेट मी कंसोल माय डेटा, एंड नाउ इफ आई गो हियर एंड ट्राई टू क्लिक ऑन दिस यू कैन क्लियरली सी इट यूजिंग प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर जो डेटा मेरे पास है वो है पेंडिंग स्टेट में। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मुझे पता है कि ये रिजॉल्व है कि रिजेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर, इस एक्शन को जो हम कहते हैं ना, इसको हम प्रॉमिस स्ट्रक्चर कहते हैं, कि यहां पे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस रिक्वेस्ट में वो कहीं पे सर्वर पे जा रहा है, वहां से मुझे डेटा ला के देगा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक प्रॉमिस है। अब अगर इसके अंदर ये जो डेटा मुझे निकालना है, मुझे क्या यूज करना होगा, डॉट देन।
इसके अंदर डेटा पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन अगर वहां पे डेटा है तो मुझे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डॉट देना है, और अगर उसमें एरर है तो क्या निकालना है, डॉट कैच। तो मैं यहां पे जाऊंगा और इसको बताऊंगा आप एक काम करो, इसी डेटा पे एक डॉट देन को इंप्लीमेंट करो, और जब आप डॉट देन को इंप्लीमेंट करोगे हमें पता है उसमें एक फंक्शन कॉल बैक होती है जिसके अंदर जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है जो पेंडिंग है, अगर मुझे उसको एक्सट्रैक्ट निकालना है तो यहां पे वो एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा और मैं कंसोल करूंगा अपने इसी रिजल्ट को। अब जब मैं कंसोल इस रिजल्ट को कर रहा हूं ना, देखना मैं रिफ्रेश करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, यू कैन क्लियरली सी अभी भी प्रॉमिस है, और उसके बाद एक रेस्पॉन्स आता है। मेरे पास जो रेस्पॉन्स आया ना, अभी कुछ तो आया, अभी प्रॉमिस रिटर्न नहीं है, जो दूसरा कंसोल है प्रॉमिस तो नहीं है, रेस्पॉन्स है। और उस रेस्पॉन्स में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बॉडी है, हेडर्स हैं, ओके हैं कि ओके हैं, रीडायरेक्टेड हैं, स्टेटस हैं, सो एंड सो फोर्थ, और यूआरएल है। तो अभी जो मेरे पास, जब मैंने इसी प्रॉमिस पे, इसी एपीआई पे एक रिक्वेस्ट किया, तो जब मैं इसको पहली बार रिजॉल्व कर रहा हूं ना, हमेशा याद रखना ये जो रेस्पॉन्स देगा वो हमारी डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं होगा। तो फेच में आपको एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। डॉट देन एक और नहीं लगाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं क्यों लगाना पड़ेगा। दूसरा समझना, हमेशा याद रखना कि जो ये रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है पहले प्रॉमिस से, वो रेस्पॉन्स तो है, ऑफ कोर्स मुझे एक रेस्पॉन्स मिल गया, रिजॉल्व प्रॉमिस हो गया, उस पेंडिंग से उसने कुछ रेस्पॉन्स तो निकाला, लेकिन वो हमारे डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इसीलिए हमें उसको पास करना पड़ेगा, हमें उसको एक मिडलवेयर डालना पड़ेगा। और उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको बताऊंगा, सिंपली इस फंक्शन से रिटर्न करो। क्या रिटर्न करोगे, मेरे पास उसी रिजल्ट को डॉट जेसन में, अगर मैं इसी फंक्शन को इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग आई विल सिंपली गो से console.log माई रिजल्ट डॉट जेसन, कुछ इस तरीके से। एंड इफ आई सिंपली गो हियर in my browser and if I try to generate joke in both instances you can clearly see कुछ तो अजीब है, यहां पे जेसन है, प्रॉमिस, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ पता नहीं क्या डेटा है, नेटिव कोड है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, सॉरी मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, मैं वही सोच रहा था प्रॉमिस क्यों नहीं आया। मैं यहां पे अब इसको कॉल करूंगा ना, आप देखोगे दोनों के दोनों प्रॉमिस हैं और इसमें भी पेंडिंग है। तो जब पहला प्रॉमिस मैंने रिजॉल्व किया, उसकी वजह से जो रेस्पॉन्स था वो मुझे डिजायर्ड नहीं मिला, तो उसको मुझे एक मिडलवेयर डालना पड़ा, पास करना पड़ा डॉट जेसन मेथड लगा के। लेकिन जब मैंने डॉट जेसन पहले प्रॉमिस के रिजॉल्व में लगाया ना, उसने एक और प्रॉमिस यील्ड किया। तो अब अगर उसने एक और प्रॉमिस यील्ड किया तो मैं इसको वापस करता हूं रिटर्न से। तो जब मैं रिटर्न करूंगा कुछ इस तरीके से, मुझे पता ये जो एक्शन है ये एक और प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो एक प्रॉमिस रिजॉल्व करने में दूसरा प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए इस पे एक डॉट देन इंप्लीमेंट करूंगा। सिमिलर केस में मेरे पास एक फंक्शन जाएगा यहां पे जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा जिसमें मैं कुछ और नाम दूंगा, लेट्स सपोज रेस्पॉन्स, और उसको कंसोल करूंगा कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्स में। अब अगर आप इस पे एक नजर डालोगे ना, इफ यू पे क्लोज अटेंशन ओवर हियर टू दिस स्मॉल फंक्शन, यू विल अंडरस्टैंड कि जब मैंने ये एक्शन परफॉर्म की, इस एक्शन ने जो रिटर्न किया वो था एक प्रॉमिस। उस प्रॉमिस को जब मैंने रिजॉल्व किया, उसके अंदर जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया उसने एक और प्रॉमिस, तो ये पूरा का पूरा रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है। उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये किया। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं प्रॉमिस चेनिंग। क्या कहते हैं, प्रॉमिस, एक प्रॉमिस दूसरा प्रॉमिस यील्ड करना और वो रिजॉल्व करना। हो सकता है वो एक और प्रॉमिस करे, डिपेंडिंग कि आप इंटरनली क्या कर रहे हो, इसको हम कहते हैं प्रॉमिस चेनिंग। अब अगर यहां पे मैं इसी रेस्पॉन्स जो दूसरे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने पे एग्जीक्यूट करूं, आप देखोगे मेरे पास उसी तरीके का जोक आ गया जो यहां पे आ रहा था। जो एक ऑब्जेक्ट था, टाइप, सेटअप, पंचलाइन, आईडी, 3-4 की वैल्यू पेयर्स थे। आप देखोगे 3-4 की वैल्यू पेयर्स यहां पे भी हैं, आईडी, पंचलाइन, सेटअप, टाइप। तो जो क्या है, व्हाट डू यू कॉल ए सिंगिंग लैपटॉप, जनरल है ना, पंचलाइन सॉरी एडेल, राइट। आई वाज थिंकिंग ये क्या जोक है। सो सेटअप इज व्हाट डू यू कॉल ए सिंगिंग लैपटॉप, पंचलाइन इज एडेल। तो ये एक जोक है। मुझे इन जोक्स पे हंसी नहीं आती है, बट डेटा हमें आ गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर देयर कि जब मैं इस तरीके की एक एपीआई को फेच करूंगा, फेच मेथड के थ्रू ये प्रॉमिस यील्ड करेगा इंटरनली। इस रेस्पॉन्स पे जब मैंने जेसन डॉट मेथड डाला तो उसे एक और प्रॉमिस हो, उसको रिजॉल्व किया, मेरे पास फाइनल डेटा आ गया। अब ये होता है प्रॉमिस चेनिंग। इस कंसेप्ट को कहते हैं प्रॉमिस चेनिंग। लेकिन मुझे अपने इसी रेस्पॉन्स को ऑफकोर्स कंसोल में तो नहीं डालना है, बल्कि मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पे एक h1 डालूंगा जिसकी आईडी में दूंगा सेट अप, कुछ इस तरीके से, और उसके बाद एक मार्क टैग डालूंगा जिसकी मैं आईडी दूंगा लेट्स सपोज पंचलाइन, कुछ इस तरीके से, पंचलाइन, राइट। तो h1 सेटअप पंचलाइन। अब यहां पे मैं एक और काम करूंगा, आई विल सिंपली से लेट माई सेट अप एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी क्या है, वो आईडी है सेट अप वाला। एक और उसी तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे एक और एलिमेंट क्रिएट करूंगा पंच लाइन, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पंच लाइन, कुछ इस तरीके से। तो दो एलिमेंट्स लिए, उसके बाद यहां पे जाऊंगा, क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर मेरे पास फाइनल रेस्पॉन्स आ गया, ऐसा नहीं मैं इस फंक्शन के बाहर जाऊंगा, नहीं, मैं इसको बताऊंगा अब एक काम करो, जो पंच लाइन का इनर एचटीएमएल है, तो पंच लाइन का जो इनर एचटीएमएल है उसको सेट करो, किससे, रेस्पॉन्स डॉट पंच लाइन से। उसी के साथ साथ जो सेटअप का इनर एचटीएमएल है उसी को सेट करो विद सेटअप डॉट इनर एचटीएमएल लाइक दिस। एंड नाउ इफ आई ट्राई टू, सॉरी, रेस्पॉन्स डॉट सेटअप, तो यहां पे मैंने गलत किया, मैं इसको रिमूव करता हूं, एंड लेट मी रिमूव दिस, लेट मी सिंपली गो रेस्पॉन्स डॉट इनर एचटीएमएल। Now, if you look at this small web application, and if I try to click on this, you will be able to see in both instances, although my setup is working, but punchline is working, but not the setup. So let me try to go here. So if I go here, let's see what wrong we are implementing here. तो punchline का inner HTML डालो response dot punchline, और मेरे setup का inner HTML डालो response dot setup, कुछ इस तरीके से। So let me simply go something like this, and if I try to execute this, you should be able to see दोनों केसेस में मेरे पास वेब एप्लीकेशन चली गई। So यहां पे आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि promises क्या होते हैं। तो promises हमें इसी तरीके की एक्शन, लाइक फेचिंग एन एपीआई, वहां से जो डेटा मुझे मिला उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया और पहले से ही डिसाइड किया कि इस तरीके का डेटा आएगा और उसको इस तरीके से वेबसाइट पे डालो। अब अगर एरर आता, यहां पे एरर किस तरीके से आएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास यही एपीआई गलत है और जब मैंने इसको यहां पे एग्जीक्यूट किया तो यहां पे आप देखोगे एरर आ गया, क्यों, क्योंकि फैच है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कैच से कैच। आई होप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। So this is what we mean by promises and promise chaining. आर वी क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो चैट में डालो, इससे आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो हमेशा जब मैं प्रोमिसेस को मैक्सिमम इन्हीं ज्यादा ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं कि सर्वर पे मैंने रिक्वेस्ट किया वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक चीज आप याद रखोगे, जब भी आप फेच मेथड को यूज करेंगे ना, इस सेटअप, ये एक सेटअप एक्स्ट्रा है। तो पहले प्रॉमिस को रिजॉल्व करने में आपको ये रिजल्ट डॉट जेसन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा फंक्शन, उसके बाद दूसरे वाले डॉट में आपको मेन डेटा जो वो एपीआई रिटर्न कर रहा है उस डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करके अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो। I hope that makes complete sense. Moving a little bit forward. ये तो हो गया सिंपली मेरे पास promises क्या होते हैं। एक और कंसेप्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं promise.all। तो promise.all.javascript। promise.all एक ऐसा मेथड होता है जो रिसीव करता है मल्टीपल promises को एज एन आर्ग्यूमेंट बट इन एन एरे, और ये रिजॉल्व तब होगा जब इसके सारे एरे के प्रोमिसेस रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर एक भी रिजेक्ट हो गया तो सारा का सारा रिजेक्ट होगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। मैं यहां पे पहला प्रॉमिस क्रिएट करता हूं लाइक दिस, promise 1 इज इक्वल्स टू, एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रॉमिस लाइक दिस। और इसमें क्या होगा, सिंपली लेट्स सपोज इस फंक्शन में आई एम गोइंग टू पास टू आर्ग्यूमेंट्स एज वी नो, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट लाइक दिस। और अब इसमें लेट्स सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं सेट टाइम आउट, और मैं यहां पे इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं जिसमें मैं रिजॉल्व करूंगा किसको, promise 1 को, लाइक दिस। सो लेट मी ट्राई टू रिजॉल्व माय promise 1 आफ्टर लेट्स से 1 सेकेंड, राइट। सो आई विल सिंपली गो एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट आफ्टर 1 सेकेंड। इसी तरीके से लेट मी क्रिएट promise 2, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड लेट मी क्रिएट promise 2 एंड लेट मी सिंपली पुट promise 2 हियर। हो सकता है ये 2 सेकंड के बाद, या टाइम भी सेम रखो, क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज यू आर हियर टू अंडरस्टैंड promise.all। तो promise 3 ये रिजॉल्व कर रहा है, राइट, और इसको मैं 3 सेकंड दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे जो मेरे पास मेथड है दैट इज promise.all। प्रॉमिस स्ट्रक्चर को यूज करके मैं यहां पे सिंपली एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है promise.all। तो promise नॉट prompt बट promise को यूज करके आई विल सिंपली को यूज अ मेथड कॉल्ड एज ऑल, और इसमें जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एरे ऑफ प्रोमिसेस हैं। तो promise 1 कॉमा promise 2 कॉमा promise 3। डायरेक्टली आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते हो, और ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, मेरे पास प्रोमिसेस का आउटपुट। अगर सारे के सारे रिजॉल्व हो रहे तो ये भी रिजॉल्व होगा, अगर उनमें एक भी रिजेक्ट है तो ये भी रिजेक्ट होगा। तो इन्हीं प्रॉमिस को आप क्या काम करो, डॉट देन इंप्लीमेंट करो। डॉट में मेरे पास मुझे पता है कॉल बैक फंक्शन आएगी कुछ इस तरीके से, जिसमें मैं कंसोल करूंगा लेट्स सपोज सक्सेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना।
And if I go here and if I try to execute this, we should be able to see success in the output. Although there is a delay maybe, हाँ success आ गया, perfect है ना. तो resolve तीनों के तीनों यहाँ पे हो रहे हैं. तो 1 2 3 you can clearly see 3 सेकंड के बाद यहाँ पे सक्सेस आ गया जो सबसे लास्ट टाइमर है. And in the same mean time, अगर if I go and implement catch over here, तो catch को implement करने के लिए let me simply go and try to receive ERR error like this, where I will simply say console.log ERR. और मैं यहाँ पे एक को भी अगर रिजेक्ट करूंगा, आप सिंपली देखोगे पूरा का पूरा promise.all रिजेक्ट हो रहा है after the given amount of time just promise to. क्या रिजेक्ट हो रहा है? एरर promise to में ये रिजेक्ट हो रहा है, तो वो वाली चीज मेरे पास एरर आ गई. अब अगर मैं यहां पे इसमें रिजल्ट को प्रिंट करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट माय रिजल्ट, सो लेट मी सिंपली गो console.log v एंड लेट मी ट्राई टू प्रिंट माय रिजल्ट. ये रिजल्ट कौन सा है? जो रिजॉल्व हो रहा है किससे? मेरे promise.all से. सो इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, वी कैन क्लियरली सी मेरे पास promise 1, promise 2, promise 3 आ गया. Since right now it's rejecting, that's why it's giving me promise to. But अगर मैं यहाँ पे इसको resolve करूंगा and if I try to execute this, तीनों के तीनों promise resolve होंगे, तो promise 1, promise 2, promise 3 मेरे पास एक array में मेरे पास आ गया. जो सबसे लास्ट वाला टाइम है वही मेरे पास इफेक्ट होगा इस केस में. अगर टाइमर अटैच नहीं है तो तीनों के तीनों एक साथ रिजॉल्व होंगे, और थोड़ा सा हो सकता है कुछ और हो, बट आई थिंक दैट मेक्स सेंस. सो promise.all इज अ मेथड जो आप ज्यादा यूज नहीं करोगे, बट ये इंटरव्यू में थोड़ा पूछा जाता है, इसलिए आप इस डेफिनेशन को याद रखो. promise.all एक ऐसा मेथड है जो एरे ऑफ प्रोमिसेस को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, और उसके बाद रिजॉल्व डॉट देन इंप्लीमेंट करके आप ये रिजॉल्व तभी होगा जब तीनों के तीनों या जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स प्रोमिसेस पास करोगे वो सारे रिजॉल्व हो रहे हैं. अगर एक भी रिजेक्ट हो रहा है तो ये सारा का सारा रिजेक्ट कर देगा. आई होप दैट मेक्स सेंस. अब आज के इस सेशन का ना कुछ और भी एजेंडा था, राइट? मेरे पास इसी में प्रोमिसेस को हमने समझा, लेकिन हमें कुछ और कंसेप्ट्स को भी समझना है, लाइक एसिंक अवेट. बट आई थिंक आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसी कंसेप्ट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एसिंक अवेट, और उसके बाद ट्राई कैच, और भी थोड़ा सा बाकी जितने भी कंसेप्ट्स होंगे इस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई होप आपको ये वीडियो देख के बड़ा मजा आ गया होगा, काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी. तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.